हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश, समर्पण करियर इंस्टीट्यूट से। हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हुए हमने अध्ययन किया था कि इसके अंदर पाए जाने वाले जनन अंगों को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में। जिसमें हमने प्राथमिक या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में अध्ययन किया टेस्टिस का यानी कि वृषण का। द्वितीयक और सहायक जनन अंगों के रूप में हमने अध्ययन किया एपिडिडाइमस यानी कि अधिवर्षण का, शुक्रवाहिनी का, शुक्राशय का। और आज अपने इसी द्वितीयक या सहायक जनन अंग के रूप में अध्ययन करने जा रहे हैं शिशन के बारे में यानी कि पेनिस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें शिशन या पेनिस की, तो हम देखते हैं कि यह नर जनन तंत्र का एक बेलनाकार, संवहनीय और इरेक्टाइल भाग है, जो नर जनन तंत्र के बाह्य मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। बाह्य मैथुन अंग का मतलब कि मैथुन के दौरान इसी के माध्यम से वीर्य को मादा के जनन पथ के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। अब अगर हम बात करें पेनिस या शिशन की संरचना के बारे में, तो हम देखते हैं कि इसका अग्र भाग जो होता है, आगे वाला भाग, उसे नाम दिया जाता है ग्लांस पेनिस या शिशन मुंड। और इस ग्लांस पेनिस या शिशन मुंड जो है, इसके ऊपर एक त्वचा का आवरण पाया जाता है, यानी कि त्वचा जो है वो इसको ढक करके रखती है सामान्य अवस्था में, जिसे अग्र आच्छद या फोरस्किन कहा जाता है। जब शिशन जो है वो शिथिल अवस्था के अंदर होता है, उस समय इसको त्वचा जो है वो ढक कर रखती है, जिसे नाम दिया जाता है फोरस्किन या अग्राच्छद। और जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है, तो ये अग्राच्छद या फोरस्किन जो है वो पीछे की तरफ फोल्ड हो जाती है। और इस शिशन का जो अधर भाग है, अग्र भाग को तो क्या नाम दिया हमने? ग्लांस पेनिस। और जो इसका अधर भाग है, ठीक है, उसे नाम दिया जाता है वेजाइना मस्कुलाइनस। क्या नाम दिया जाता है? वेजाइना मस्कुलाइनस। यानी कि अधर या आधार भाग जो है वो भी क्या होता है? चौड़ा होता है, और उसे नाम दिया जाता है वेजाइना मस्कुलाइनस। अब अगर हम इसकी संरचना को और थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखें, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 आयामी छड़ या 3 डोरियां जो हैं वो पाई जाती हैं। कहने का मतलब कि शिशन का निर्माण जो है वो 3 डोरियों से या 3 छड़ों से या 3 क्रॉड जो है वो मिल करके करती है। जैसा कि हमने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर दिखाया कि एक छड़ ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो ये तीनों छड़ें जो हैं वो मिल करके किसका निर्माण करती हैं? शिशन का निर्माण करती है। तो कितनी है? 3, जिनमें से ऊपर वाला जो पृष्ठ भाग है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर पृष्ठ वाला जो भाग है, उसके अंदर 2 डोरियां पाई जाती है। कितनी? 2। और उन्हें नाम दिया जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। हमने बात की कि जो शिशन है या जो पेनिस है, उसके अंदर 3 आयामी छड़ या डोरियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 डोरियां जो होती हैं वो होती हैं पृष्ठ पार्श्व की ओर, और एक होती है अधर भाग की ओर। ठीक है, जिनमें से जो 2 डोरियां पृष्ठ पार्श्व भाग की ओर है, उन्हें नाम दिया जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और जो एक डोरी जो बची हुई है, जो अधर भाग की ओर है, उसे नाम दिया जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या नाम दिया जाता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर इस डायग्राम की, तो हमने इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर शिशन की 3 डोरियों को जो है वो शो किया है, जिनमें से ऊपर वाली जो 2 डोरियां हैं, जो पृष्ठ पार्श्व यानी कि पृष्ठ यानी कि पृष्ठ भाग की तरफ, और पार्श्व यानी कि उसके साइडों में, ठीक है, इसे नाम दिया गया है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक डोरी जो वेंट्रल पोजीशन यानी कि अधर भाग की ओर मौजूद है, ये वाली, इसे नाम दिया जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है,
अब अगर हम इनके कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बारे में थोड़ी बात और करें तो हम देखते हैं कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा यानी कि जो पृष्ठभाग की ओर पाई जाने वाली दो पार्श्वीय डोरियां हैं वो शिशन के आधार भाग से लेकर के जो शिशन मुंड है यानी कि जहां से ग्लांस पेनिस की शुरुआत होती है केवल वहीं तक पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो पूरे पेनिस या शिशन की लंबाई के अंदर न होकर के केवल और केवल कहां तक पाई जाती है, ग्लांस पेनिस की जहां से शुरुआत होती है वहीं तक। यानी कि कहने का मतलब कि ग्लांस पेनिस या शिशन मुंड जो है उसके अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है वो नहीं पाया जाता। अब अगर बात की जाए कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो पूरे के पूरे शिशन के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि शिशन की पूरी लंबाई के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बात की जाए कॉर्पोरा कैवर्नोसा की तो ये जो है वो ग्लांस पेनिस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। ग्लांस पेनिस या शिशन मुंड के अंदर कौन होता है, केवल और केवल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है इसी के अंदर जो है वो मूत्र मार्ग उपस्थित होता है, यूरिथ्रा मौजूद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं कि हमने देखा कि शिशन के अंदर कितनी डोरियां हैं, 3, जिनमें से 2 डोरियां जो है वो कहां है, पृष्ठ पार्श्व की ओर यानी कि डॉर्सल साइड की ओर, पृष्ठ पार्श्व डॉर्सल साइड और लेटरल पोजीशन के अंदर। तो इनको नाम दिया जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक डोरी जो है वो कहां पाई जाती है, अधर भाग की ओर। तो ये देखो वेंट्रल पोजीशन के अंदर एक डोरी मौजूद है और इसको क्या नाम दिया जाता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नाम दिया जाता है। इन डोरियों के चारों ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया का जो है वो आवरण पाया जाता है। तो ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यानी कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है उसके चारों ओर की ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और दोनों जो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है इनके बीच के अंदर एक पट पाया जाता है, यानी कि सेप्टम प्रेजेंट होता है। और अगर बात की जाए नीचे वाली इस वेंट्रल डोरी के बारे में तो ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और जिसके अंदर क्या है, मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा जो है वो प्रेजेंट होता है। अब आगे बात करते हैं कि जब सामान्य अवस्था होती है, नेचुरल पोजीशन, उस समय जो इसकी तीनों डोरियां हैं उनके अंदर जो रक्त कोटर पाए जाते हैं वो खाली होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो रक्त कोटर है उनके अंदर ब्लड भरा हुआ नहीं रहता। और इसकी जो पेशियां हैं वो संकुचित अवस्था के अंदर रहती हैं। कहने का मतलब जब नेचुरल कंडीशन के अंदर सेशन होता है, सामान्य अवस्था के अंदर, तो इसकी जो तीनों डोरियां हैं उनके अंदर उपस्थित जो रक्त कोटर है वो खाली रहेंगे, उनके अंदर ब्लड नहीं भरा हुआ होगा। और जो इसकी मसल्स हैं, जो इसकी मांसपेशियां हैं वो संकुचित अवस्था के अंदर रहेगी। इस अवस्था को हम शिशन की शिथिल अवस्था कहते हैं। ठीक है, और इस दौरान इसके द्वारा केवल मूत्र उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। और जब बात करें हम लैंगिक उत्तेजना के समय, यानी कि जब शिशन उत्तेजित अवस्था में होता है मैथुन के लिए, तो उस अवस्था की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि लैंगिक उत्तेजना के समय जो इन डोरियों के अंदर मौजूद जो रक्त कोटर है उनके अंदर रुधिर भर जाता है और इसकी पेशियां जो है वो शिथिल अवस्था के अंदर आ जाती है, जिसके कारण शिशन फूल करके जो है वो बड़े आकार का हो जाता है, यानी कि मैथुन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये थी शिशन की स्ट्रक्चर। अब अगर शिशन के मेन फंक्शन के बारे में बात की जाए जनन के अंदर, तो हम यही कहते हैं कि शिशन जो है वो एक नर जनन तंत्र का बाह्य मैथुन अंग है, जिसके द्वारा वीर्य को मादा के जनन मार्ग के अंदर स्थानांतरित करवाने का कार्य किया जाता है। तो इसी के साथ नर जनन तंत्र के द्वितीयक या सहायक जनन अंगों के बारे में हमने अध्ययन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के अंदर पाई जाने वाली कुछ सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में।
अब हम बात करने जा रहे हैं सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। अगर नर जनन तंत्र के अंदर उपस्थित सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक तो पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी होती है काउपर्स ग्रंथि, जिसे वल्बोयूरिथ्रल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। जैसा कि हमने नर जनन तंत्र का जब कंप्लीट डायग्राम बनाया था तो हमने बनाया था कि जो मूत्राशय है उसके आधार भाग में जहाँ से मूत्र मार्ग निकल रहा है उसके साइड के अंदर हमने वहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रदर्शित किया था। तो हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि की, तो ये मूत्र मार्ग के आधार भाग के ऊपर उपस्थित होती है। कि जिस तरह से अगर हम बात करें, ये मूत्राशय था और यहाँ से मूत्र मार्ग जो शीशन से होते हुए आगे निकल रहा था, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरह से प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसके अंदर इस तरह से पालीनुमा संरचनाएं, लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। अब अगर इस प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसके द्वारा एक क्षारीय द्रव का स्रावण होता है, यानी कि बेसिक नेचर जो है उसका एक फ्लूइड जो है वो सिक्रीट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। और ये क्षारीय द्रव जो है वो सीमन यानी कि जो वीर्य है इसका लगभग 15 से 30% भाग का निर्माण करता है। और अगर हम बात करें इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होने वाला क्षारीय द्रव है उसके घटकों के बारे में, उसके संगठन के बारे में, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक तो प्रेजेंट होता है सिट्रिक अम्ल। क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। और इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या? फाइब्रिनोलाइसिन। और एक होता है स्पर्मीन। इनमें से इस फाइब्रिनोलाइसिन को जो है वो हमेशा याद रखना। अगर हम बात करें इस फाइब्रिनोलाइसिन की फंक्शनलिटी के बारे में या इसके कार्य के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि फाइब्रिनोलाइसिन जो है वो सीमन यानी कि वीर्य को तरल बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि उसको स्कंदित नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि अगर वीर्य जो है वो स्कंदित हो जाए तो उसके अंदर मौजूद जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म है उनकी मोटिलिटी समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो गति नहीं कर पाएंगे। तो वीर्य के अंदर शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है कि वीर्य जो है वो कौन सी अवस्था में रहे? अपनी लिक्विड अवस्था के अंदर बना रहे, ताकि शुक्राणु जो है वो उसके अंदर तैरते हुए आसानी से गति कर सके। तो हम देखते हैं कि फाइब्रिनोलाइसिन जो है वो क्या करता है? वीर्य को तरल बनाए रखने का कार्य करता है, ताकि इसके अंदर शुक्राणु जो है वो क्या कर सके? गति कर सके। तो देखो, अब आगे इसके बारे में कुछ और देखते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, यानी कि जनरली ये वृद्धावस्था के अंदर देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार जो है वो सामान्य से अधिक बढ़ने लगता है, और जिसके कारण उस व्यक्ति को अब मूत्र उत्सर्जन के अंदर कठिनाई होने लगती है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए जनरली शल्य क्रिया के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि को निकाल दिया जाता है। तो देखो, ये समस्या किस प्रकार से जनरेट होती है उसके बारे में देखें। हमने देखा कि ये मूत्राशय है और ये क्या है? मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग है और मूत्र मार्ग को कवर कर रखा है किसने? प्रोस्टेट ने। अब होता क्या है कि वृद्धावस्था के अंदर जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है तो ये मूत्र मार्ग जो है ये सिकुड़ने लग जाता है, यूं यहां से संकरा होने लग जाता है इस तरह से। और एक पोजीशन ये आती है कि जिसके कारण ये क्या हो जाता है? एक तरह से दब करके बंद हो जाता है, जिसके कारण अब मूत्र का उत्सर्जन नहीं होता। इसलिए इस अवस्था के अंदर एक नली को प्रवेश करवाया जाता है यहाँ से, और उस नलिका को यहाँ से इस तरह से प्रवेश करवा दिया जाता है ताकि मूत्राशय के अंदर एकत्रित मूत्र जो है वो इस नली से होते हुए बाहर निकल जाए। और इसके उपचार के रूप में जो है वो यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि को हटा दिया जाता है ताकि फिर मूत्र उत्सर्जन के अंदर कोई समस्या ना आए। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी सहायक नर जनन ग्रंथि, जो है काउपर्स ग्रंथि, या जिसे
वल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें काउपर्स ग्रंथि के बारे में तो हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो है वो भी क्या किया जाता है, क्षारीय द्रव का स्रावण किया जाता है। और ये क्षारीय द्रव क्या करता है, मूत्र मार्ग को स्नेहक यानी कि चिकना बनाता है और इसकी प्रकृति को जो है वो क्षारीय बनाता है। तो देखो कि हम देखते हैं कि ये जो मार्ग है मूत्र मार्ग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इस मूत्र मार्ग को मूत्र जनन मार्ग कहें तो वो ज्यादा उपयुक्त होगा। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया था कि इस मार्ग के द्वारा मूत्र उत्सर्जन के साथ साथ मैथुन के दौरान वीर्य का भी उत्सर्जन किया जाता है, यानी कि ये मार्ग मूत्र और वीर्य दोनों के उभय पथ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मूत्र की और वीर्य की तो हम देखते हैं कि जो मूत्र है उसकी पीएच जो है वो हल्की एसिडिक होती है, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। और जबकि वीर्य जो है इसकी पीएच लगभग 7.4 के आसपास होती है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, जनरली इस मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, जिसके कारण इस मार्ग की जो पीएच है वो इस मूत्र उत्सर्जन के कारण क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, और जबकि यहां से जब वीर्य को गुजारा जाएगा तो उस समय वीर्य की पीएच जो है वो हल्की क्षारीय होती है। इसका मतलब ये है कि इस समय मूत्र मार्ग की जो पीएच है उसको भी क्या होना चाहिए, हल्का क्षारीय होना चाहिए। तो इसलिए वीर्य के उत्सर्जन से पहले जो काउपर्स ग्रंथि है इसके द्वारा एक क्षारीय द्रव का स्रावण किया जाता है, जो मूत्र मार्ग जो है इसको एक तो चिकना बनाता है और दूसरा इसकी पीएच जो है वो हल्की क्षारीय बना देता है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा नर जनन तंत्र जो है उसका अध्ययन होता है कंप्लीट, जिसके रूप में हमने अध्ययन किया कि मुख्य या प्राथमिक नर जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं टेस्टिस या वर्षण, सहायक या द्वितीयक जनन अंगों के रूप में हमने देखा अधिवर्षण के, शुक्रवाहिनी के बारे में, शुक्राशय के बारे में, शिशन के बारे में, और सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में हमने अध्ययन किया प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि के बारे में। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि मानव के अंदर उपस्थित जनन तंत्र के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी स्टडी जो है वो पूरी कर ली है। और अब हम बात करने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जिस प्रकार से हमने नर जनन तंत्र को देखा था कि उसके अंदर मौजूद जो जनन अंग है उन्हें 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मादा जनन तंत्र है, इसके अंदर मौजूद जो जनन अंग है उसको भी कई कैटेगरियों के अंदर बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले आता है प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्राथमिक या मुख्य जनन अंग उसे कहा जाता है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि गैमीट की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र की तो हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र के अंदर जो अंडाशय है या जिसे हम ओवरी कहते हैं, उनके अंदर oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस अंडाशय या ओवरी को मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंगों की, तो मादा जनन तंत्र के अंदर द्वितीयक या सहायक जनन अंगों के रूप में पाई जाती हैं अंडवाहिनियां,
गर्भाशय यानी कि यूट्रस, योनि यानी कि वेजाइना, और बाह्य जननांग यानी कि मादा जनन तंत्र का वो भाग जो बाहर से दिखाई देता है, जिसे बाह्य जननांग या वल्वा कहा जाता है। अगर बात की जाए सहायक जनन ग्रंथियों की, तो मादा जनन तंत्र के अंदर सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है बार्थोलिन ग्रंथि, और इसके अलावा पाई जाती है स्तन ग्रंथियां। चूंकि मनुष्य जो है वो मैमल्स है यानी कि स्तनधारी है, और इसलिए इसके मादा सदस्य के अंदर विकसित और क्रियाशील स्तन ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से मादा सदस्य जो है वो अपने नवजात शिशु को स्तनपान करवाते हुए पोषण उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर हमने मादा जनन तंत्र जो है इसको एक डायग्राम के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसके अंदर अगर हम इन सभी जनन अंगों के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि ये है अंडाशय या ओवरी, जिनके अंदर अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो मादा जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सहायक जनन ग्रंथियों, सहायक जनन अंगों के बारे में, तो हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र के अंदर सहायक जनन अंगों के रूप में जो है वो पाई जाती हैं अंडवाहिनियां। ये है अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब्स। तो मादा जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी अंडवाहिनियां यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो पाई जाती है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें गर्भाशय, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है गर्भाशय यानी कि यूट्रस, जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु जो है उसका विकास होता है। और इसके अलावा योनि यानी कि वेजाइना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग, ये भाग कहलाता है वेजाइना या योनि। और इसके अलावा बाह्य जननांग। ठीक है, तो अब अगर हम इसके अंदर देखें सबसे पहले अंडाशय यानी कि ओवरी के बारे में, तो हम ये कहेंगे कि मादा जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जिनके द्वारा अंड जनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप अंडाणुओं का निर्माण होता है। अगर हम बात करें अंडवाहिनियों की यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स की, तो एक जोड़ी जो है वो अंडवाहिनियां पाई जाती हैं, एक ये रही, दूसरी ये रही। अंडवाहिनी जो है इसको मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इसका सबसे आगे वाला जो ये चौड़ा भाग है ये कहलाता है इनफंडिबुलम। क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम कहलाता है, जिसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे परवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें फिब्री कहते हैं। होता क्या है कि जब अंडाशय के अंदर अंड जनन की क्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, तो उस अंडाणु को अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा यानी कि ओव्यूलेशन के द्वारा अंडाशय से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। और जब ये अंडाणु बाहर उत्सर्जित होता है तो इसके पास मौजूद ये अंडवाहिनी जो है इस अंडाणु को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। ठीक है, और इस अंडाणु को ग्रहण करने हेतु इस अंडवाहिनी के इस भाग यानी कि इनफंडिबुलम जो है, इस भाग के ऊपर कुछ छोटे छोटे परवर्ध पाए जाते हैं, ताकि वो अंडाणु जो है वो आसानी से ग्रहण किया जा सके। अगर मैं ये डायग्राम जो है वो इस तरह से बनाया गया है, अगर इस अंडवाहिनी को अपने इस प्रकार से प्रदर्शित करें तो हम देखते हैं कि इसके सेंटर के अंदर एक छिद्र मौजूद होता है, और इसके चारों ओर इस तरह से ये फिब्री या जो इसके परवर्ध जो हैं वो पाए जाते हैं। इसका ये छिद्र जो है, जिसके माध्यम से अंडाणु इस अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करता है, ये छिद्र कहलाता है ऑस्टियम। इसके बाद इस इनफंडिबुलम के ठीक पीछे का कीप के आकार का या फूला हुआ जो ये भाग है, ये कहलाता है एम्पुला, और इसके बाद ये नलिका के समान या ट्यूब लाइक जो भाग है वो कहलाता है इस्थमस। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें गर्भाशय की यानी कि यूट्रस की, तो यूट्रस जो है ये एक नासपति के आकार जो है वैसी संरचना है, और इस गर्भाशय की जो भित्ति है इसके अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर की तरफ
पेरीमेट्रियम, उसके बाद फिर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय का सबसे नीचे वाला जो ये भाग है, ठीक है, संकरा भाग, इसे नाम दिया जाता है गर्भाशय गिरवा या सर्वाइकल कैनाल, और इसके आगे का जो भाग आता है वो कहलाता है वेजाइना या योनि। तो ये था मादा जनन तंत्र के अंदर मौजूद जो जनन अंग हैं उनका थोड़ा थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन। और अब हम क्या करेंगे कि इस मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिन जनन अंगों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया उनको अब डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे, और जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय या ओवरी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अब अंडाशय या ओवरी के बारे में।